मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही मुझे लंदन से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दी, तो उसे देखकर मैं गुस्से से लाल हुआ था। मैं लंदन में एक बड़े मॉल में सेल्स बॉय का काम करता था। जो तनख्वाह मुझे मिलती रही, मैं अपने मामूली से खर्चों से पैसे निकाल कर सब हिंदुस्तान पापा को भेज देता था, और पाई पाई जमा करके और कुछ अपनी गांव की जमीनें बेचकर मेरे पापा ने दिल्ली जैसे शहर में कुछ घर और कुछ दुकानें खरीद ली थीं। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। 17 साल की उम्र से ही मैं लंदन चला गया था और अब 27 साल का हो चुका था। यूं अचानक पापा की मौत का सुनकर वापस आने के लिए मेरी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वो लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार न थे। मुझे ये भी सहारा था कि जो भी मैंने पैसे भेजे हैं वो सब मेरे पापा ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे, इसलिए दिल्ली जाते ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लूंगा। लेकिन पापा की वसीयत ने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि लंदन जाने से पहले तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी जमीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतजाम करके दिया था। इसलिए इस घर पर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ नैना का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है, जब तुम लंदन गए थे तब। ये पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वो एक पागल कम उम्र सी मेरी बहन, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो ये बात इतनी बड़ी उस समय ना होती, जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही नैना के नाम होता और मैं उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लेता। लेकिन पापा की बेहिसी और खुदगर्जी की हद न थी। साथ में ये भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो नैना से शादी करेगा, और उसे तलाक नहीं देगा और न ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे बाप ने कुएं में डाल दी थी। मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। भला इस वसीयत का क्या मकसद था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो मैं नैना की शादी किसी से भी करवा देता, तब भी मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने ही बाप के घर में रहने की इजाजत तक न थी। इस घर में भी वही रह सकता था जिसकी शादी नैना से होती। ये अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक खत भी था जो पापा ने मेरे नाम लिख छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पर इस कदर गुस्सा था, मैंने सब कुछ एक दराज में फेंक दिया। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। मुझे पता था जरूर मुझसे विनती की गई होगी कि नैना पागल है, उसे प्रॉपर्टी की जरूरत है। प्रॉपर्टी के लालच में कोई भी उससे शादी कर लेगा और उसे जिंदगी भर संभालता रहेगा। तुम मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें पापा ने खत में लिखी होंगी, और मेरा दिल बिल्कुल भी खत पढ़ने को नहीं हुआ। इसीलिए मैंने वो खत दराज में डालकर दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वो वकील मेरे पास आया और कहने लगा, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ नैना की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही रह सकते हैं। मैंने गुस्से और हैरत के मिले जुले भाव से कहा कि वो पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं कि वो अपनी रजामंदी बता सके, और फिर मैं उसका भाई हूँ, ये मेरे भी बाप का घर है। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही बाप की बनाई हुई है। आपके पास आज शाम तक का समय है, या तो नैना को आप वापस इस घर में लेकर आए, या फिर शाम को आपको इस घर से निकाल कर मैं इस घर को ताला लगा दूंगा। वकील ये कहकर चला गया और मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर दे मारूं। नैना उम्र में 22 साल की थी, लेकिन उसकी अक्ल 10-12 साल के बच्चे की थी। फिर गुस्से में उसे चीजें उठा उठा कर मारने की भी आदत थी। मैं कैसे उसे घर लेकर आ सकता था? वो तो मेरे पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना दूभर कर देती। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही नैना को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि मैं नैना का भाई हूं और उसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहा था नैना को मेरे साथ भेजने के लिए। कहने लगा, नैना के फादर ने नैना को यहाँ एडमिट कराया है, हम उनकी रजामंदी के बगैर नैना को आपके साथ नहीं भेज सकते। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं नैना का भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब नैना की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है।
मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों वो डॉक्टर नैना को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। और जब मैंने डॉक्टर को धमकी दी कि तुम मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और नैना को मेरे साथ भेजने पर राजी हुआ। डॉक्टर ने मुझसे कुछ कागजात पर साइन करवाए और नर्स से कहा कि नैना को लेकर आओ। कुछ ही देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में एक डॉल पकड़े लंबे खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं 10 साल बाद उसे देख रहा था। किसी भी एंगल से तो नहीं लग रहा था कि ये पागल है। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजरें हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले देखा था, खूबसूरत तो वो तब भी थी, लेकिन अब तो उसने और भी रंग रूप निकाला था। वो डरी सहमी खड़ी थी और मुझे ही देख रही थी। डॉक्टर्स ने कहा, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें लेने आए हैं, अब तुम इनके घर पर रहोगी। ये सुनकर ना जाने क्यों उसकी रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, सब मुझे मारते हैं। मैं कौन सा उसे अपने घर ले जाना चाहता था। मेरी बला से पड़ी रहे मेंटल हॉस्पिटल में, उसे घर ले जाना बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन मुझे खड़े होना पड़ा और नैना के सामने आ गया। मैंने कहा, नैना, मैं तुम्हारा आशी भाई, देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास भी ले चलूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, जब वापस आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊंगा। जब मैंने उसे याद दिलाया तो वो मुझे गौर से देखने लगी और फिर शायद मैं उसे याद आ गया था। वो एकदम खुशी से चौंकी थी। आशी भाई? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा आशी भाई। और फिर मैंने जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा, नैना, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, मैं तुम्हें वो सारी दे दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ली और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार ले गया, उसे अच्छी अच्छी कई ड्रेस खरीद कर दी। वकील के आने से पहले मैं उसका हुलिया ठीक कर देना चाहता था। वो मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ड्रेस खरीदी, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगा, नैना की नजर एक टॉय शॉप पर जाकर टिक गई। कहने लगी, आशी भाई, मुझे खिलौने लेने हैं। वो मुझे राहुल कहने की बजाय आशी भाई कहकर बुलाया करती थी। मैं उसे टॉय शॉप पर ले गया। मुझे लगा वो एक डॉल खरीदेगी, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाने शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे फिलहाल जेब में नहीं थे। मैंने नैना को बड़े प्यार से कहा, अभी तुम कोई एक डॉल ले लो, बाद में मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन वो जिद करने लगी और फिर मुझे नैना पर गुस्सा आने लगा। मैंने उसे सारे खिलौने छीनकर वापस रख दिए, उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। वो किसी बच्चे की तरह से जिद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं 1 घंटे में ही उस पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर भी गुस्सा आने लगा। न जाने मुझे किस मुसीबत में डालकर चला गया था कि मैं उसकी दूसरी पत्नी की पागल बेटी को मजबूरन बर्दाश्त करूं। नैना मेरी सौतेली माँ के पहले पति से थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो वो 3 साल की बच्ची को भी साथ लाई थी, जो देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन थी जरा बावली सी। मेरे पापा ने मुझसे कहा, नैना तुम्हारी बहन है, इसे अपनी बहन समझना। लेकिन मैंने गुस्से से कह दिया कि ये लड़की मेरी बहन नहीं है, मैं कभी इसे बहन नहीं मान सकता। मुझे ना तो अपनी सौतेली माँ कभी अच्छी लगी और ना ही मेरी ये सौतेली बहन। मैं उन दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। खाना खाने के बाद या तो कमरे में चला जाता या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता। स्कूल से आने के बाद मेरा यही रूटीन होता था। मैं हमेशा दोनों माँ बेटी को इग्नोर करता था। लेकिन मुझे इस नैना नाम की बच्ची से नफरत उस समय महसूस होने लगी जब मेरा सगा बाप मेरे बजाय उससे ज्यादा मोहब्बत करता था। उसे गोद में उठाए उठाए फिरता जैसे वो उसकी सगी बेटी हो और मैं सौतेला। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। जब मैं अपने बाप को उस पागल लड़की से प्यार करते देखता तो मुझे ना जाने क्यों उससे चिढ़ हो जाती थी। एक बार जब मैं छोटा था तो अपने खिलौनों से खेल रहा था। जब वो मेरे खिलौने लेने की जिद करने लगी, मैंने कहा, खबरदार जो मेरे खिलौनों को छुआ भी। लेकिन वो जोर जोर से रोने लगी और जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़ इतनी जोरदार था कि वो दूर जाकर गिरी थी। उसी वक्त मेरे पापा घर में दाखिल हुए थे।
ये देखकर मेरी सौतेली माँ भी मुझे घूरने लगी और पापा ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद ही मुझे नैना से नफरत सी होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती ही रही। फिर मैं 17 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय कह चुका था और पापा से जिद करने लगा कि मुझे लंदन जाना है। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने बाप के साथ रहता था और मैं भी उसके साथ ही चला गया। कोई डिग्री मेरे पास थी नहीं, इसलिए सेल्स बॉय की जॉब कर ली। अब 10 साल बाद आया, तब भी मेरे बाप ने सगे बेटे की बजाय सब कुछ उस सौतेली बेटी को दे दिया था। वो अब भी मुझसे जिद कर रही थी और मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने उसके मुंह पर खींच के थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था ये थप्पड़ मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वो जोर जोर से चीखे मार मार कर रोने लगी थी। घर आकर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। शाम हो चुकी थी, वकील किसी भी समय घर पहुंच सकता था। अब मुझे अपने किए पर गुस्सा आया कि क्यों इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। मैंने खुद पर जब्त बांधा और नैना के पास आ गया। मैंने कहा, देखो नैना, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लाकर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वो किसी छोटे बच्चों की तरह रोए जा रही थी। आशी भाई गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा है। रोते हुए वो कहने लगी, मैं पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को ये तक मालूम नहीं था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था। 2-3 चॉकलेट्स खाकर ही वो चुप हुई थी। फिर मेरे कहने पर उसने हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े भी बदल लिए थे। अगर वो चुप होती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी। कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वकील घर आया और उसने नैना से पूछा कि तुम्हारा आशी भाई तुम्हारे साथ कैसा है, ये सुनकर नैना ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं ये बता न दे कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है। वो कहने लगी, आशी भाई गंदा है, और ये सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। फिर कहने लगी, मुझे टॉय लेकर नहीं देता। वकील ने कहा, मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो वो तुम्हें ढेर सारे टॉयज खरीद कर देगा और तुम्हारे लिए कपड़े भी लेकर आएगा। फिर उस वकील ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा ने जो पैसे बैंक में जमा करा रखे थे, उनमें से कुछ पैसे हर महीने डॉक्टर के पास जाते थे उसके इलाज के लिए, और आधे उसके बैंक में अभी तक जमा हैं। अब तुम नैना की देखभाल करोगे तो ये पैसे तुम रखो और ये चेक भी उसी को मिलेगा जो नैना की देखभाल करेगा। मैंने वो चेक उस वकील से ले लिया। पूरे 1 लाख का चेक था। बिना कमाई किए ही मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन ही मैंने नैना के लिए बहुत सारे खिलौने लाकर दिए। खिलौने देखकर वो खुश हो गई थी। दिन ऐसे ही धीरे धीरे गुजर रहे थे और मैं अपना दिमाग चला रहा था कि इस नैना नाम की आफत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। इस नैना से मेरा पीछा भी छूट जाए और जायदाद भी मुझे मिल जाए। मैं यही दिमाग चला रहा था। फिर मैंने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से इस बारे में बात की कि मुझे एक बेवकूफ सा लड़का चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं और फिर उससे बाद में सारी जायदाद वापस अपने नाम करवा सकूं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर नैना की शादी करवा देते हो और जब वो जान जाएगा कि वो करोड़ों का इकलौता मालिक है तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की बात भी ठीक थी। फिर वो कहने लगा, देख राहुल, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर चलाने नहीं पड़ेंगे। बैठे बैठे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएगी। मैंने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर मेरे दोस्त ने मुझसे जो कहा मेरा खून खौलाने के लिए काफी था। गुस्से के मारे मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। मैंने कहा, तुमने ये सोचा भी कैसे? बहन है वो मेरी। अब मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ। उसने मेरे हाथों से अपना गिरेबान छुड़ाया और कहने लगा, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। उसका बाप कोई और था, उसकी माँ भी कोई और थी और तुम्हारे माँ बाप भी अलग ही थे। तुम दोनों का कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हारी उससे शादी हो सकती है और एक यही तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। ये सुनकर मैं चुप हो गया था। मेरा दोस्त वहाँ से चला गया और मैं सोच में पड़ गया। लेकिन जब भी नैना से शादी के बारे में सोचता मेरा दिल हौलने लगता था। मैं कैसे उस पागल से शादी कर सकता था? मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ये बात भी ठीक थी कि अगर मैं नैना की किसी से शादी करवा देता तो वो मुझे मेरे बाप की करोड़ों की जायदाद देकर घर से निकाल देता। मुझे लगा फिलहाल ये सब करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है
और फिर मैंने वकील से भी बात की। वो मेरे और नैना के रिश्ते के बारे में जानता था, इसीलिए कहने लगा ठीक है, लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना? ना तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं और ना ही नैना को छोड़ सकते हैं। इस सूरत में आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये वो कांटा था जो मेरे गले में जाकर अटक सा गया था। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे हैं। फिलहाल मुझे नैना से शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिल सके और मैं उन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। मेरा कारोबार जम जाता तो फिर कोई समस्या नहीं थी। मैं नैना को छोड़ भी देता तो क्या फर्क पड़ता था। खैर, मैंने नैना से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वो बस अपने खिलौनों में ही मगन थी। शादी के बाद मैंने वकील से कच्ची खासी रकम की डिमांड रख दी, जो कि मुझे आसानी से मिल भी गई थी। और फिर मैंने उन पैसों से एक छोटी सी गारमेंट्स की फैक्ट्री डाल ली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो नैना की थी। कोई भी नौकरानी मेरे घर पर दिन और रात रुकने के लिए तैयार न थी। कहती थी ये लड़की पागल है, एकदम आपे से बाहर हो जाती है और जो चीज इसके हाथ में होती है उठाकर मार देती है। ये तो किसी दिन हमें जान से ही मार डालेगी। मैं दिन में नौकरानी से घर के सारे काम करवा लेता और खाना भी बनवाता था। उसके जाने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नैना अंदर अकेली कैसे रहेगी। मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब वापस घर लौटता तो पूरा घर बिखरा हुआ होता। नैना कुछ खाना खाती, बाकी खाना फर्श पर गिरा हुआ मिलता। वो खिलौनों से खेल रही होती। मुझे देखकर मेरे पास आ जाती और आशी भाई मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए, ये कहकर मेरी जेब से चॉकलेट निकाल कर खाने लगती। मैं उसको चॉकलेट देता, लेकिन घर की हालत देखकर मुझे नैना पर गुस्सा आने लगता था। मैं अब उसे खूब डांटने लगा था। मैं थका हारा घर पहुंचता था और घर का हाल देखकर मेरा जी चाहता नैना का गला दबा दूं। एक बार तो हद ही हो गई। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो गैस की तेज स्मेल मेरी नाक से टकराई थी। मुझे समझते देर न लगी, गैस सिलेंडर नैना ने खुला छोड़ दिया है। मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए और नैना को किचन से खींचकर बाहर सोफे पर बिठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रखा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरी उंगली में पहनी अंगूठी उसके गाल पर लगी थी और उसके गाल से खून बहने लगा था। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि कुछ देर के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी और थोड़ी देर बाद नैना ने जो रोना शुरू किया तो रोती ही चली गई। काफी देर के बाद घर से स्मेल आना बंद हुई थी। फिर भी मैंने उसे सोफे से हटने नहीं दिया था और मैं उससे बार बार पूछ रहा था कि तुमने गैस क्यों खोली थी। वो रोते हुए बताने लगी, मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में गई थी, लेकिन मुझसे गैस नहीं चल रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ नैना को घर पर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद मैंने एक काम करना शुरू कर दिया कि बीच बीच में घर का एक दो चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन नैना को बंद करके जाना मेरी मजबूरी थी। एक रात मैं गहरी नींद सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज पर मेरी आंख खुली थी। बाहर के बारिश के शोर से मुझे एहसास हुआ कि बारिश बहुत तेज हो रही है और उसी समय मेरे कमरे का दरवाजा यूं खटका जैसे भूचाल आ गया हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। नैना बाहर सामने बदहवास सी खड़ी थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। मुझे देखते ही मेरे साथ लग गई। मैं तो एकदम जम सा गया था। अब जबकि नैना के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था तो नैना की हरकत पर मेरे दिल की धड़कनें अजीब तरह से धड़क उठी थीं। मैंने एक झटके से नैना को खुद से दूर करना चाहा। मैंने नैना को कहा, नैना ये क्या हरकत है। नैना कहने लगी, आशी भाई मुझे डर लगता है। मैंने कहा, पीछे तो हटो और मुझे भाई मत कहो, फिर सिर्फ आशी कहकर बुलाया करो। नैना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर मैंने पूछा, नैना क्यों डर लग रहा है और किससे डर लग रहा है। वो मुझे अब भी भींचे हुए थी। मैंने मुश्किल से उसे खुद से अलग किया था। बारिश से डर लगता है। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत ये थी कि न जाने उसे क्या हो जाएगा। मैंने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ ही देर में वो सो गई थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जितना ये चाहता कि उसकी तरफ न देखूं, लेकिन मेरी नजर पूरे कमरे में घूम फिरकर उसी पर जाकर टिक जाती थी। मैंने जब देखा कि वो गहरी नींद सो गई है तो अपना हाथ उसके हाथों से खींचा और सोफे पर जाकर लेट गया।
काफी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। वो गहरी नींद में जा चुकी थी, तो मैं उठकर बाहर हॉल में आ गया और वहीं सोफे पर लेटकर सो गया। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने आई थी, जो अच्छी खासी खूबसूरत थी। मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी ही हम एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते थे। एक बार मैं उसे अपने घर लेकर आया तो उसे देखकर नैना के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगी, ये मेरे घर क्यों आई है, इसे बाहर निकालो। ये सुनकर समीरा मुझे देखने लगी। कहने लगी, राहुल, तुमने क्यों एक पागल लड़की को घर पर रखा हुआ है? मैंने कहा, मेरी मजबूरी है। और फिर मैंने समीरा को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। समीरा कहने लगी, जल्द से जल्द इससे पीछा छुड़ाओ, मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये सुनकर चुप हो गया था। मैं समीरा को पसंद करने लगा था, इसलिए मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द मेरा काम जम जाए तो मैं नैना से पीछा छुड़ा लूं। मुझे समीरा ने एक मशवरा दिया कि नैना को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दो। इस पागल लड़की की भी कोई जिंदगी है, इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इसी तरह मेरी जिंदगी में भी मुश्किलें कम हो सकती थीं और स्लो पॉइजन से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता। मुझे समीरा का ये मशवरा अच्छा लगा। मैंने ऐसी ही एक दवा नैना के खाने में मिलाकर देना शुरू कर दी। कभी वो दवा मैं उसे आइसक्रीम में डालकर दे देता, कभी खाने में मिलाकर दे देता। मैं भी यही चाहता था कि वो मर जाए। खैर, समय यूं ही गुजरने लगा और एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे नैना की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन वो सामने नहीं आई। मैंने उसे पुकारा, वो अब भी सामने नहीं आई। शायद वो अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने की आवाजें वहीं से आ रही थीं। मैं जब उसके कमरे में गया तो सामने का मंजर देखा, मेरी जान निकल गई। वो एक कोने में डरी सहमी जिस हाल में बैठी थी, मुझे उसे देखकर शर्म आई थी। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे और उसके कमरे का सामान भी बिखरा हुआ था, बाल भी बिखरे हुए थे। उसके हुलिये को और उसकी हालत को देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर गया है। मुझे देखकर वो डर रही थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, मैं पापा को बताऊंगी, तुमने मुझे बहुत मारा है। ये कहकर वो रोने लगी। पहली बार मुझे उसकी ये हालत देखकर दुख हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। पता नहीं क्यों उसकी हालत का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगा। मैंने उस पर बेड पर पड़ी चादर डाल दी और फिर उसके पास ही बैठ गया। मैंने कहा, नैना, मेरे पीछे से कोई आया था। नैना, बताओ कौन आया था? मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस इंसान का खून पी जाऊं जिसने इस मासूम सी लड़की के साथ ये जुल्म किया था। वो बहुत डरी हुई थी, कभी ना में सिर हिलाती, कभी हाँ में। मैंने उसे तसल्ली दी। वो दोबारा रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कहा, तुम बताओ आखिर कौन आया था, मैं पापा को भी ले आऊंगा। वो घर में अकेली होती थी, ये बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था वो मोहल्ले वाला ही था जिसने नैना की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। नैना कहने लगी, वो जो दूध लेकर आता है वही आया था, आशी भाई। उसने मुझे बहुत मारा, ये देखो मेरे कपड़े। ये कहकर वो अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार मुझे उस पर तरस आया था। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया, उसके जख्मों पर दवा लगाई और नैना को अपने साथ लगाया। शायद उसे इसी चीज की जरूरत थी, एक पनाह की, एक सुरक्षा के एहसास की। जो तकलीफ से वो गुजरी थी, मेरी जरा सी मोहब्बत और ध्यान पर रोने लगी। कहने लगी, आशी भाई, जब पापा थे तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। मम्मी के मरने के बाद भी मुझे रोना नहीं आया था, क्योंकि पापा मेरा बहुत ध्यान रखते थे। फिर पापा भी बीमार रहने लगे, इसलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ दिया। आशी भाई, डॉक्टर भी अच्छे नहीं होते, वो लोग भी मुझे मारते थे जैसे दूध वाले ने मारा है। वो डॉक्टर मेरे दोनों हाथ पीछे को बांध देते, मेरे मुंह में ढेर सारी रुई घुसा देते ताकि मैं चीख न सकूं, और फिर वो मुझे मारते थे। वो मेरे साथ लगी रोए जा रही थी और ये सब सुनकर मेरा दिल ऐसा था जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरे बाप की बीमारी में नैना को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे लंदन जाने के बाद नैना की माँ को कैंसर का मर्ज हो गया था, जो बिगड़ गया और इसी में वो मर गई थी। फिर पापा ही नैना को संभालते थे। शायद अपनी बीमारी के जमाने में नैना को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था और वहाँ उसके साथ न जाने क्या क्या जुल्म होता रहा। मुझे याद आया, तभी तो वो डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि मैं नैना को लेकर आऊं, क्योंकि वो नैना के साथ जुल्म करता था। रात भर मैं उसे लगाए लेटा रहा। वो सिसकती रही और नींद में भी डर जाती थी। कहती, मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे ये लगा जो मैं उस बेजुबान और मासूम लड़की के साथ कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा जुल्म है। मैंने अपनी जिंदगी की खातिर उसे जान से मारने की तरकीब सोच ली थी। मुझे अब अपने पापा की वसीयत याद आ रही थी
कि क्यों उन्होंने मुझे इतना पाबंद किया था। अचानक ही मुझे पापा का लिखा हुआ वो खत याद आया। मैंने उठकर अलमारी खोली और वो खत निकाला जो वसीयत के साथ था। मैंने वो पढ़ना शुरू किया। खत में पापा ने मुझसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम नैना से शादी कर लेना, उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है कि कोई नैना की देखभाल कर सकेगा। क्योंकि नैना की प्रॉपर्टी की लालच में उससे शादी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसे मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकेगा जो तुम दे सकोगे। नैना मेरी सगी बेटी नहीं है, मगर मैंने उसे सगी बेटी बनाकर पाला है। उसकी मरती हुई माँ से मैंने वादा किया था कि मैं नैना को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बीमार था तो नैना की देखभाल की परेशानी होने लगी। मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, लेकिन तुम वापस हिंदुस्तान नहीं आए थे। हर बार मेरी बात को इग्नोर कर देते कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मौत की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया हूँ। नैना इस भरी दुनिया में अकेली है। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख रहा हूँ, इसे सुनकर शायद तुम्हें दुख होगा, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें मेरी वसीयत समझ आ जाएगी। नैना को अपनाकर उसे सुरक्षा देना और जिंदगी भर उसका साथ निभाना। नैना में अभी बचपना है, वो अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो वो ठीक हो सकती है। मैं खुद ही उसका इलाज करवाता, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे इतनी मोहलत ना दी। हाथ जोड़कर विनती है कि अपने मरते हुए बाप की बात मान लेना। मैंने वो खत वापस रख दिया। नैना अभी भी सोई हुई थी, मगर नींद में भी कांप रही थी। जिस तकलीफ से वो गुजरी थी, वो तकलीफ कोई छोटी तो नहीं थी। अपने आप को मैं कसूरवार समझ रहा था। जब मेरे पापा बीमार थे तो नैना की देखभाल के लिए किसी अपने की जरूरत थी। वो मुझे बार बार फोन पर बुलाते थे, लेकिन मैं बहाने कर देता। मुझे नहीं पता था कि नैना के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। पापा ने मजबूरी में नैना को मेंटल हॉस्पिटल में डाला था और वहाँ उसके साथ इतना सब कुछ हुआ। इस सब का कसूरवार मैं खुद को समझ रहा था। अगर मैं समय से घर आ जाता तो नैना के साथ ये सब न होता। सुबह जब वो दूध वाला आया तो मैंने उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी और फिर उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और ये देखकर नैना बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, हाँ इसे और मारो, इसे छुरी से काट दो, इसने मुझे बहुत मारा था। मैंने भी उस दूध वाले को लहूलुहान करके रख दिया था। रात को जब मैं नैना को खाना खिलाने लगा तो वो कहने लगी, आशी भाई आज इसमें पाउडर नहीं डालोगे। उसकी बात ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। नैना में बचपना था और उसके बचपने का फायदा उठाकर मैं उसे छुपाकर वो स्लो पॉइजन उसके खाने में नहीं डालता था, बल्कि उसके सामने ही वो पाउडर उसके खाने में डाल देता था, क्योंकि मुझे पता था वो पागल है, उसको समझ नहीं आएगा। और आज जब उसने कहा तो मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा था। मैंने ना में सिर हिला दिया। नैना कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? उसकी बात सुनकर मैंने अचानक उसकी तरफ देखा। वो कैसे ये जानती थी? नैना कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती हूँ। मुझे पता है मैं वो पाउडर खाऊंगी तो मर जाऊंगी। तुम्हारी दोस्त उस दिन तुमसे यही तो कह रही थी। शायद वो मेरी और समीरा की बातें सुनकर कुछ समझ चुकी थी। अगर वो ये जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा हूँ, तो फिर वो जहर क्यों खा रही थी? मुझे उसकी मासूमियत पर मेरा दिल रो उठा था। और फिर वो कहने लगी, मुझे जहर मत दो, अपनी दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने नैना को कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे खाना खिलाता रहा। दूसरे दिन समीरा से फोन करके कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे अब नैना का इलाज करवाना था। मैंने नोट किया कि वो प्यार से हर बात मान जाती थी। मेरा जरा सा ध्यान पाकर वो पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी। मेरे बहुत से छोटे मोटे काम भी कर देती थी। जहाँ दवा असर न करे वहाँ प्यार असर कर जाता है। मेरी मोहब्बत का ही असर था कि नैना पहले से अच्छी होने लगी थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और नैना को लेकर लंदन चला गया और नैना का इलाज करवाने लगा। धीरे धीरे नैना ठीक होने लगी थी। उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगी थी। मैंने उसे पापा के बारे में बता दिया कि पापा इस दुनिया में नहीं है। पहले तो वो बहुत रोई थी, लेकिन जल्दी ही संभल गई थी। अब मुझे आशी भाई नहीं राहुल कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि उसे हमारे रिश्ते के बारे में समझ आ गई थी। पूरे 6 महीने के बाद जब मैं लंदन से आया तो नैना उस समय तक बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। 6 महीने में मैंने नैना का बहुत ध्यान रखा था और इतना ध्यान रखते रखते मैं उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। और नैना भी मेरे बिना एक पल भी कहीं नहीं रुकती थी, हमेशा मेरे साथ लगी रहती। कहती, राहुल मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैंने भी नैना से वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं और नैना अंदर कमरे में दाखिल हुए तो कमरे की डेकोरेशन देखकर नैना चौंक पड़ी थी
और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई थी। मैंने अपने दोस्त से अपने आने की खबर दे दी थी और मैंने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हमारी शादी को 8 महीने होने वाले थे और अभी तक मैंने नैना को छुआ भी नहीं था। नैना अब पूरी तरह ठीक थी और अब मैं नैना के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहागरात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारियां कर रखी थीं। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, गुलाबों की महकती खुशबू और सजे हुए कमरे ने नैना को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई थी और उसकी झुकी हुई पलकें मेरा दिल बेकाबू कर गईं। मैंने नैना को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया था। मैंने कहा, नैना, आज की रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी। नैना ने कहा, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है और तुम्हें दिल से स्वीकार भी कर लिया है। मैंने नैना के गले में एक सोने की चैन पहनाई जिस पर आर और एन बना हुआ था। ये मैंने स्पेशल नैना के लिए बनवाई थी। चैन देखकर नैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। खुशी के मारे वो मुझसे लिपट गई थी। मैंने भी अपने बाहों के घेरे उसके आसपास तंग किए थे और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। ये रात हमारी जिंदगी की यादगार रात थी। आगे हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।